मोहम्मद खान जमाली साहब के साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त RFO है सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, हमारे पीछे है क्या? ये हमारे पास सीड्स है। ये राइजोफोरा का हमारा एक मैंग्रोव स्पीशी है जिसके ये प्रोपेग्यूल्स हैं। ठीक है। इसको हमने क्या करा, मैच्योर जो प्लांट्स हैं हमारे वहाँ से कलेक्शन करके आते हैं और फिर इनको बोरियों में डाल के हम जहाँ प्लांटेशन हमारी जो साइट है वहाँ पे हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमारे पास ब्लैंक बैरन एरियाज हैं वहाँ पे हम इसको प्लांट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये इसमें हर साल हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सीड्स की बैग्स आते हैं, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट करके वहाँ थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर मैंग्रोव्स और इंक्रीज कर रहे हैं। टोटल कितनी स्पीशीज की सीड होते हैं हमारे पास? हमारे पास 4 किस्म की स्पीशीज़ हैं, 4 किस्म के सीड्स आते हैं, तो उनके वेरिएशंस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे अभी मई और मार्च और अप्रैल तक जो है ये राइजोफोरा का सीड आता है। उसके बाद फिर हमारे पास सीरियोप्स का सीड आ जाता है और उसके बाद हमारे पास एविसीनिया और जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनके सीड आ जाते हैं। इनमें दो तीन महीने हर सीज़न होता है। 6 से 7 महीनों में ये चारों स्पीशीज़ के हमारे पास सीड आ जाते हैं। तो अभी जो हमारा सीज़न चल रहा है वो राइजोफोरा का चल रहा है। तो ये राइजोफोरा के सारे प्रोपेग्यूल हैं हमारे पास। ठीक है। आज हम दुबई फोकस पे जा रहे हैं सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की प्लांटेशन है इसमें 2 स्पीशीज हैं, जो कि एक है एविसीनिया मरीना और दूसरा है राइजोफोरा। आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे सारा कोट का सिंध का इलाका है, रेडीकोट का, जहाँ पर जो है मैंग्रोव प्लांटेशन कर रहा है सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इनके जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं मोहम्मद अहमद जमाली साहब, उनके साथ हम आज जा रहे हैं। मेरी जो टीम का क्रू है वो भी है, मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में चल रही है। मैंने सोचा कि जाए और कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया जाए यहाँ पर। तो आप हमारे साथ रहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वक्त और बेहतरीन किस्म का मौसम है आज, अल्लाह का शुक्र है। इतनी गर्मी में भी हवा चल रही है तो ये बहुत बेहतर है। तो अब आपसे मिलते हैं उस साइट पर जहाँ पर हम जा रहे हैं और वहाँ पर जाके हम एक जो प्लांटेशन है मैंग्रोव की उससे बात करेंगे।
इस वक्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त उमर खान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं। उमर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं राहिल भाई कैसे हैं? ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस आज से जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस यहाँ पर हम ले रहे हैं और प्लस ये कि पहली दफ़ा ये अंदाज़ा हो रहा है कि सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अमूमी तौर पे आवाम तो शायद इतना ना जानती हो, सहाफ़ी बरादरी भी इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं है और आज आके पता लगा कि बड़ा मुश्किल काम है सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि ये जितना इंडस डेल्टा है और इतना बड़ा ये पूरा इलाका है जो 6 लाख हेक्टर पे मुहित है, तो यहाँ इन्होंने जो मैंग्रोव्स की पैदावार ये कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कार्बन को माशरे से या माहौलियात में बेहतरी लाने के लिए, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, तो बड़ा एक टफ जॉब है इनका ये। और टफ भी है और बेनिफिशियल कितना है? बेनिफिशियल बहुत। बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये लोग आने वाले 20-25 साल के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली 2 दिहाइयों में जो मैंग्रोव्स की यहाँ पे ज्यादा तादाद बढ़ी है, तो उसके बहुत बेहतर असरात हमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये भी हमें सुनने को और पढ़ने को मिला है कि इंटरनेशनल सतह पे सिंध उजागर हो गया है। इससे कराची का ये पूरा डेल्टा का एरिया उजागर हो गया मैंग्रोव्स की वजह से। जो मतलब जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ से जो यूनिट्स इनसे परचेज कर रही हैं, क्योंकि ये एक मैंग्रोव जो है वो समझे $1 मिलियन का और 40 मिलियंस के करीब जो है रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर इसको फोकस किया जाए तो रेवेन्यू जनरेशन के एतबार से भी बहुत अच्छा है, माहौलियात के एतबार से तो अच्छा है ही। बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप कैमरे के आगे काम करते हैं, हम कैमरे के पीछे काम करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमें कितनी ज़रूरत है अपने नेशनल प्लेटफॉर्म पे, नेशनल मीडिया पे इस किस्म के मामला को सामने लाने की? बिल्कुल, इसमें मतलब मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोग्राम करके या बहुत सी सिर्फ छोटे पैकेजेस चला के मामला इस तरह नहीं होगा, बल्कि कोई ऐसे प्रोग्राम्स नेशनल मीडिया पे तरतीब देने चाहिए जो प्रॉपर्ली कवर करें और डेडिकेटेड हो, एटलीस्ट वीक में एक दफा तो करें वो। और ना सिर्फ मैंग्रोव्स बल्कि पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार जगहें होंगी जो माहौलियात की बेहतरी के लिए, सेहत की बेहतरी के लिए या ऐसे काम हो रहे होंगे जो मतलब पसे पर्दा होंगे, उनको मंजर आम पे लाने की बड़ी जरूरत है। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का जो इशू है सबसे बड़ा इशू है। पूरी दुनिया इफेक्ट है, कराची बहुत ज्यादा इफेक्ट है। हम बेवक्त की बारिशें देख रहे हैं, बेवक्त की गर्मी देख रहे हैं, सर्दी बहुत जल्दी आ रही है, बहुत लेट आ रही है, बीमारियां फैल रही हैं बिला वजह की, ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जो कभी सुनी नहीं थी, जिनका इलाज नहीं है। तो हम महंगाई से तो लड़ ही रहे हैं, हम सियासी हालात से तो लड़ ही रहे हैं, हम जो है मौसमी तब्दीलियों से भी लड़ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, मौसमी तब्दीलियों से भी लड़ रहे हैं साथ साथ, और हमें असल में जो चीज फ्री में हमें मिल रही है ना, उसकी हमें कॉस्ट का अंदाजा, वैल्यू का अंदाजा नहीं है, कदर नहीं है। तो हम ये समझ रहे हैं जो सांस हमें मिल रही है, हम ये सोचते भी नहीं है कि ये सांस कितनी कीमती चीज है। लेकिन जब कोविड आया तो हमें जब मास्क मुंह पे लगाने पड़े तो हमें अंदाजा हुआ कि ये सांस हमारे लिए कितनी कीमती है। यही मैंग्रोव्स हैं, यही हरियाली है, गार्डनिंग है और बेशुमार इसमें प्लांट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर तरोताजा हवा कर देते हैं और हमारी सांस में, हमारी ब्रीथ प्रोसेस में एक आसानी पैदा होती है। अगर ये ना हो तो इतने ज्यादा अजीबोगरीब किस्म के मिनरल्स या ऐसे ऐसे एलिमेंट्स शामिल हो जाएं ऑक्सीजन के साथ मिलके कि हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी। वैसे ही हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की मैं समझता हूँ यहाँ एक बड़ी जरूरी चीज है और इसमें यूनिवर्सिटीज अपना रोल प्ले कर सकती हैं और नेशनल मीडिया उसको कवर करके। हमारे यहाँ ये भी तो होता है ना कि यार जो इस फील्ड से रिलेटेड स्टडीज कर रहे हैं वो यहाँ पर आ गए। हाँ, ये गलत बात। हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत देख लिया, फील्ड कर लिया, पिक्चर्स खींच ली, वीडियो बना ली। ये सैचुरेशन गलत है, क्योंकि इसमें मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ बायोकेमिस्ट्री या जो इसकी मुताल्लिक एनवायरमेंटल फिजिक्स होगी वो सिर्फ उनके लिए ये काम है। ये हर फील्ड का बंदा, ये तो एक सोशल काम है, सोसाइटी का ये काम हो रहा है। और यहाँ आने के बाद अंदाजा हो रहा है कि यहाँ तो टूरिज्म भी जनरेट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म यहाँ पे बड़ा अच्छा हो सकता है यहाँ पे, और सीखने को बहुत सारी चीजें मिल रही है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया जमाली ने कि इनको अक्सर जो डॉल्फिन दिख जाती है यहाँ पर। अब ये डॉल्फिन को देखने वाला मामला मतलब हमारे लिए तो खराब ही होगा अगर हमें अभी दिख जाए डॉल्फिन। हम भी पूरे रास्ते यही देखते हुए आ रहे हैं कि कहीं कोई डॉल्फिन हमें दिख जाए, और कुछ शवाहद ऐसी दिखी है लेकिन अभी तक वाज़ेह हमें निशानियां नहीं मिल रही। लेकिन वो कह रहे हैं कि नसीब वाले लोग होते हैं जिनको पहली दफा में डॉल्फिन यहाँ पर दिख जाती है। और लेकिन ये बात तय है कि यहाँ पर डॉल्फिन मौजूद है। एक बात मुझे बड़ी अच्छी राहिल भाई यहाँ पता लगी पहली दफा, और मेरे लिए शायद पहली दफा थी, शायद दूसरों को पता हो, कि ये पानी जो अभी तकरीबन 20-22 फीट ऊपर है, यानी ये 20-22 फीट इसकी गहराई, अच्छी खासी गहराई है, अच्छी खासी गहराई है। तो ये बता रहे हैं कि दोपहर 2:30-3 बजे ये पूरा पुशक हो जाता है, ये पूरी जमीन निकल आती है। तो और ये डेली ये प्रोसेस हो रहा हो,
और ये हाई टाइड्स और ये लो टाइड का चक्कर है। ये बड़ी एक मेरे लिए बड़ी एक नई चीज थी और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई। फिर ये जब हम मछेरों को देखते हैं बोट पे ये जा रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के केकड़े कह लें या जो क्रैब्स हो गए, झींगे हो गए, मछलियाँ हो गई, और इन मैंग्रोव्स की वजह से उनकी जो है यहाँ पे अफजाइश हो रही है। तो ये बच्चों के लिए लर्निंग के हवाले से बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अभी समर वेकेशन आ रहा है तो ये बच्चों को माँ बाप लेके बड़े परेशान होते हैं कि वो हर वक्त गेम में लगे हुए, पबजी खेल रहे हैं, इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी आइडिया ही नहीं है कि ये दुनिया है क्या, ये दुनिया क्या है। अगर आप बच्चों को, मैं समझता हूँ एक दिन में तो चीजें नहीं कवर होंगी, एक दो दफा समर वेकेशन में यहाँ पे लाएं और फैमिलीज आपस में मिलके गेट टूगेदर करें ताकि वो अपनी बोट जो है वो यहाँ पे बुक करा सकें। तो यहाँ पर बड़ी चीजें सीखने वाली है बच्चों के लिए, फिशिंग के पॉइंट से सीखने वाली है, एनवायरनमेंट के पॉइंट से सीखने वाली है। मैंग्रोव तो एक खुद एक बड़ा सब्जेक्ट है। और फिर सबसे बड़ी बात यहाँ डॉल्फिन वाला जो आंसर है वो बड़ा एंटरटेनिंग है, तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा बच्चों का अच्छा होगा। दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आप और हम कहते हैं कि यार मछली बहुत महंगी है, झींगा बहुत महंगा है। आप यहाँ पर आके जरा इमेजिन करें कि किन हालात में यहाँ पे फिशिंग हो रही है। हम दुनिया ज़माने में जो फिशिंग की टेक्निक्स हैं उसको देखते हैं यूट्यूब पे, टीवी पे, जो बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन ये उतनी ही पुरानी और खस्ता हाल कश्तियों में दिन रात यहीं इन्हीं कश्तियों पे रहते हैं, यहीं खाना खा रहे हैं, पका रहे हैं, सो रहे हैं, यहीं पे अपने तमाम काम कर रहे हैं और फिर यहाँ से शिकार करके लेके जा रहे हैं। तो अगर मछली बाजार में नॉर्मल मछली जो है वो 800-1000 रुपये मिल रही है तो वो जस्टिफाइड है। वो जस्टिफाइड है क्योंकि जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं वो हमारे सामने है। लेकिन अपना लगा देते हैं कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, और जो सारे मछलियों की जिंदगी मेरे ख्याल से अपने घर में हफ्ते में या 10 दिन में कोई एक दिन वो दे पाते होंगे रोजी रोजगार के लिए। तो इसमें सीजन भी है, ये किसी सीजन जो है वो इनके मतलब इनकम ड्यूटी टाइम और बढ़ जाता होगा। अब जैसे आगे मानसून सीजन आ जाएगा उसमें शिकार नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा एक पेचीदा वो इनका पेशा है, लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं। और वही बात है कि जब हम मछली बाहर खा रहे होते हैं बड़ा मजे ले लेके खा रहे होते हैं, यहाँ अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें ये भी बड़ा एक एंटरटेनिंग प्रोसेस है। और अगर फैमिली जैसा कुछ मूड बनाती है यहाँ पर अपनी इंजॉयमेंट का, तो यकीन माने कि यहीं पे वो शिकार वाला अवसर भी पैदा हो जाएगा और यहीं पे वो कुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है उमर, अब आगे चल रहे हैं तो वहाँ पर प्लांटेशन देखते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी सी आपसे बात होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर प्लांटेशन हो रही है मुख्तलिफ किस्म के जो है स्पीशीज़ के हवाले से। दो काबिल ज़िक्र स्पीशीज़ का नाम लिया है इस वक्त जमाली ने, जिसमें एक एविसीना मरीना है, दूसरा राइज़ोफोरा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे सारी प्लांटेशन हो रही है और जो लोकल्स हैं यहाँ पर ये बड़ी मेहनत से और बड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम अंजाम देते हैं। ये एक छोटा सा यहाँ से रास्ता है, देखें आप कि ये इस रास्ते से ये लोग वहाँ गए हैं और जाकर उन्होंने अपना सारा प्लांटेशन का प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा। जमाली सर ज़रा बताइए कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये बेसिकली सीड कलेक्शन कर रहे हैं, हमारे ये सीड कलेक्टर्स हैं। इस तरह की हमारी तकरीबन यहाँ पे 4-5 पार्टियाँ हैं अलग से, हर पार्टी में 60-70 लोग होते हैं। तो ये सीड कलेक्शन करके यहाँ ले आते हैं, फिर उसको हम प्लांट करते हैं आगे जाके जहाँ बैरन एरियाज होते हैं। तो ये यहाँ से लेके हम वहाँ जहाँ उतरे थे वहाँ पड़ी हुई बोरियाँ, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय रोड उन एरियाज में, फिर ये ले जाते हैं।
जवाली साहब, इस वक्त हम कौन से एरिया में मौजूद हैं? ये अभी हम हैं कराची में, जो हमारे पास रतो कोर्ट है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। ठीक है। जी जी। अब ये जो इस तरह का एरिया जो है, ये क्या कहलाता है साइंटिफिक टर्म में, जहाँ पे दोनों तरफ जो है वो मैंग्रोव्स है और हम बीच में से अपनी बोट में जा रहे हैं? इससे हम कहते हैं क्रीक्स कहते हैं, यहाँ डेल्टा के एरिया में ठीक है। जहाँ पे वाटर चैनल्स बने हुए हैं उसे हम क्रीक कहते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैंग्रोव की कंजर्वेशन के लिए क्या क्या काम कर रहा है? जी, हम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बेसिकली यहाँ पे मैंग्रोव कंजर्वेशन भी कर रही है। जो पुराने मैंग्रोव्स हैं, हमारे बड़े जो मेचुअर ट्रीज हैं, उनको हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और उसके साथ नए जो बैरन एरियाज हैं जहाँ मैंग्रोव्स नहीं हैं, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। ये उसमें हम हर साल थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स पे नए प्लांट भी लगा रहे हैं। और क्या उसके साथ जो हमारे पास जो दो स्पीशीज जो 3 कम हो रही हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा प्लांट करें ताकि उनके हमारे पास भी जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़े। अच्छा, पिछले कोई 7-8 सालों में मैंने देखा कि बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में जो है वो मैंग्रोव की कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी भी शामिल है, IUCN भी शामिल है, WWF भी शामिल है। तो सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप कहाँ रेट करते हैं कि कंजर्वेशन के में क्या काम में आप लोग किस लेवल पर हैं? बेसिकली देखिए, जो WWF है, नेवी है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं कोलैबोरेशन में, लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही है, क्योंकि ये मैंडेट सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेन रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। जी जी, मेन स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के साथ हम ही हैं, तो वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी एफर्ट्स हैं हमारे साथ होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही तवज्जो से होते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कॉर्पोरेट सेक्टर को आप लोग इनवाइट करते हैं, आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, जरा इस हवाले से बताइए। अच्छा, कम्युनिटी की अगर बात की जाए, इस फॉरेस्ट में जो हमारा सक्सेस स्टोरी है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल ही यही कि हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। वो कैसे? या इस तरीके से है कि जितने भी कंजर्वेशन में हमारे पास यहाँ लोग हैं वो सब लोकल कम्युनिटी से हैं। जो भी हमारे प्लांटेशन लेबर वगैरह होती है वो भी लोकल कम्युनिटी से होती है। तो लोकल कम्युनिटी से यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें सब में सबसे ज़्यादा हम लोकल कम्युनिटी को ही इंगेज कर रहे होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, आमतौर स्टूडेंट्स वगैरह या इस तरह की बात है तो उसमें हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स और लोग आते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, हम उनको भी हेल्प आउट करते हैं, फील्ड का डाटा कलेक्शन करवाते हैं, और इस तरह से हम अक्सर सोशल मीडिया पर स्टोरीज देखते हैं कि इसकी जो लकड़ी है वो काटी जा रही है, वो चोरी हो रही है। इसमें कितनी सदाकत है और इसकी लकड़ी इस्तेमाल कहाँ होती है? जी जी, इसको मैं तो ये आपसे ही कहूँगा कि आप देख रहे हैं या आपको कटिंग या इस तरह की नज़र आ रही है, जो कह रहे हैं मैंग्रोव तबाह हो गए, ख़त्म हो गए, है ही नहीं कराची के मैंग्रोव। पहले तो ये बताएं कि ये लकड़ी जो है, स्टोरी मैंने कुछ दिन पहले देखी सोशल मीडिया पे कि इसकी जो लकड़ी है वो जो कराची के साहिल पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ जलाई जा रही है, ऐसा है क्या? इस तरह बिल्कुल इसकी लकड़ी जलाने काम आती है? वो जलाने के काम आती है, लेकिन वो थोड़े बहुत एरियाज में ऐसे है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि साहिल के एरियाज में जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, ऐसे ये तिक्के बन रहे हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए कि यहाँ पे जो फौना फ्लोरा तो हम देख रहे हैं, फौना के हवाले से बताइए थोड़ा सा मुझे कि यहाँ पर क्या क्या स्पीशीज मौजूद है? यहाँ पे जितने भी एक्वेटिक लाइफ है वो मौजूद है। जिस तरह देखें, बेसिकली हम अर्निंग के हवाले से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्रैब्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। क्रैब्स क्या होते हैं? इसके रूट्स में उनकी अफजाइश होती है। और क्रैब्स खेकड़े, क्रैब्स के अलावा श्रिम्प्स होते हैं? श्रिम्प्स भी होते हैं। ये बेसिकली ब्रीडिंग हैचिंग क्रिएट करते हैं जितने भी हमारे पास फिश है, श्रिम्प्स हैं और क्रैब्स के लिए। अभी जैसे आपने देखा कि एक दरख्त के ऊपर 20-20 क्रैब्स छोटे छोटे ऊपर चढ़े हुए हैं, तो ये क्या, पानी चढ़ा तो उनको एक जगह मिल जाती है, वो ऊपर आ जाते हैं। फिर नीचे जहाँ दरख्त नहीं होते तो वहाँ फिर क्रैब्स भी नहीं होते, वो पानी के साथ उनको ऐसी जगह नहीं मिलती जगह ऊपर बैठे। क्रैब्स देख रहे हैं? हाँ, कितने सारे हैं। खड़ो के कर लो कुरान। अब ये क्रैब्स क्या है, ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना और दूसरी जगहों पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं खाए जाते। लेकिन फिशरमैन की लाइफ बढ़ रही है ना, सारे लोग फिशिंग पे, तो फिशिंग पे बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। लेकिन अभी क्या, लोग क्रैब्स पे आ गए, तो इसको प्रोसेस करके बाहर बेचते हैं, तो इसका अच्छा खासा उनको रेट मिलता है। ठीक है। हमने सुना डॉल्फिन भी होती है इस एरिया में? जी बिल्कुल, डॉल्फिन भी हैं। यहाँ हमारे पास ग्रे और ब्लैक ओशन हम्बैक डॉल्फिन्स हैं। तो वो किसी मखसूस सीजन में आती हैं या कभी भी? नहीं, इधर हैं, कभी भी अवेलेबल होती हैं? जी जी बिल्कुल होती है। ठीक है, ठीक है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कराची में जो कुरंगी क्रीक है यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और इंडिया के बॉर्डर पे जो सिर क्रीक है
वहाँ तक ये पूरा एरिया जो हमारा मैंग्रोव का फैला हुआ है, जो कि तकरीबन 6,70,000 हेक्टेयर उसका जो है वो एरिया है। और इस पूरे एरिया में कई बहुत बड़े पैचेस हैं, कई छोटे पैचेस हैं, कुछ ब्लैंक एरिया भी है, कुछ हाईलैंड एरिया भी है। तो हिस्टोरिकली कहते हैं कि यहाँ पर अर्ली 80s की बात मैं करूँ, अगर वहाँ से स्टार्ट करूँ, तो 80,000 हेक्टेयर पे मैंग्रोव कवर अवेलेबल था हमारे पास, जो कि सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अर्ली 90s में मैंग्रोव फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू की थी। और इसमें मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किया। IUCN जिसमें एक नाम बड़ा अहम है, WWF भी है, इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने काफ़ी जो है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलते रहे। तो अब जो करंट फिगर हमारे पास मैंग्रोव कवर की है वो 2,40,000 हेक्टेयर पे हमारे पास मैंग्रोव इस वक्त अवेलेबल हैं, जो कि ज़ाहिर करते हैं कि पिछले 25 से 30 सालों में तकरीबन 3 टाइम्स इसमें इंक्रीज़ आया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मैंग्रोव में अगर कोई कामयाबी हासिल की है तो इसका सेहरा न सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ को जाता है, बल्कि जो फॉरेस्ट स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं, ज़ाहिर है उनको भी इसका सेहरा जाता है। मुश्किलात बहुत सारी आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात के होते हुए भी अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। हमें जो मोस्टली जो मुश्किलात हैं वो ख़ासकर ये कराची के हवाले से, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंग्रोव कटिंग का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, हालांकि इतना बड़ा इशू है नहीं वो। दूसरा, स्टाफ हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास भी ऐसी फोर्स अवेलेबल नहीं है जिससे हम जो है वो कानून तो है, हमारा फॉरेस्ट एक्ट हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो कार्रवाई करें, लेकिन हम मोहताज हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, पुलिस के या PMSA के, या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके मोहताज हैं कि हम उनकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो लॉ को जो है वो रिवाइज होने की ज़रूरत है। इसमें कुछ 1927 का जो है वो जो अंग्रेज़ों ने लॉ बनाया था वही अभी तक चला आ रहा है, कोई अमेंडमेंट उसमें ना कोई अमेंडमेंट हुई है, ना उसमें उसको रिवाइज होने की ज़रूरत है। आज के जदीद तकाज़ों के तहत पंजाब ने अपना रिवाइज कर लिया है, KPK ने कर लिया है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसको रिवाइज करें और जो जदीद तकाज़े हैं उसके तहत उसको जो है वो चीज़ें उसमें डाली जाएँ।